आपको मैं पढ़ा रहा था इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो हमने कर्नाटक के युद्ध तक पढ़ाया था। अच्छा, ये घटनाएं सन के अकॉर्डिंग क्रमागत हैं, तो उसमें एक घटना के बाद दूसरी घटना आ जाती है अचानक से। तो उसमें क्या होता है कि पढ़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आपको इससे समझ में आ जाएगा अगर इनको पढ़ोगे कि आगे की घटनाएं साथ साथ में उसी सन में या उसके साथ साथ घटनाएं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कौन सी घटी, और आपको याद करने में भी घटना को क्रमागत याद करने में भी सुविधा रहेगी, क्योंकि लगातार एक ही टॉपिक के ऊपर 8-10 घटनाएं पढ़ने पर सन भूल जाते हैं और कुछ फैक्ट भी भूल जाते, याद नहीं होती। लेकिन इनको अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा कि इस घटना के बाद ये घटना हुई थी इसी सन में। तो लिख लेते हैं इतिहास की प्रमुख क्रमागत घटनाएं। तो आज पढ़ाएंगे 1749 से। 1749 से इसमें कौन सी घटना घटित होती है? संभाजी के जो पुत्र थे छत्रपति साहू जी, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ताराबाई के कहने पर जो शिवाजी सेकंड थे, उनके तथाकथित पुत्र जो थे राजाराम सेकंड को छत्रपति बनाया जाता है, क्योंकि शिवाजी सेकंड के कोई पुत्र नहीं थे, लेकिन इनको ही पुत्र माना जाता था। तो राजाराम सेकंड को छत्रपति बनाया गया। तो लिख लेते हैं संभाजी के पुत्र, संभाजी के पुत्र, संभाजी के पुत्र छत्रपति साहू जी, छत्रपति साहू जी की मृत्यु के बाद, संभाजी के पुत्र छत्रपति साहू जी की मृत्यु के बाद ताराबाई के कहने पर, ताराबाई के कहने पर, ताराबाई के कहने पर शिवाजी सेकंड के, शिवाजी सेकंड के तथाकथित पुत्र राजाराम सेकंड द्वितीय, राजाराम द्वितीय को छत्रपति बनाया गया। उसके बाद आती है 1750 संगोला। 1750 में संगोला की संधि, संगोला की संधि, संगोला की संधि। तो संगोला की संधि, इसमें क्या हुआ, जो मराठा छत्रपति थे राजाराम सेकंड और मराठा पेशवा जो थे बालाजी बाजीराव के मध्य एक संधि हुई। तो इसमें यह तय हुआ कि छत्रपति को राज्य का संवैधानिक प्रधान माना जाएगा और उसका निवास की व्यवस्था सतारा में कर दी गई। संवैधानिक प्रधान, जैसे राष्ट्रपति होता है संवैधानिक प्रधान, उसी तरह छत्रपति को भी राज्य का संवैधानिक प्रधान माना जाएगा। बाकी सारी गतिविधि कौन करेगा? पेशवा करेंगे, यानी उनकी शक्ति बढ़ गई। तो अब मराठा राजनीति का केंद्र बिंदु क्या हो गया? पुणे, क्योंकि जो पेशवा थे वो कहाँ से प्रशासन कर रहे थे? पुणे से। और छत्रपति कहाँ थे? सतारा में। तो लिख लेते हैं संगोला की संधि, मराठा छत्रपति राजाराम सेकंड, मराठा छत्रपति राजा राम सेकंड और पेशवा, जो पेशवा थे कौन थे उस समय? बालाजी बाजीराव।
बालाजी बाजीराव, जो बालाजी बाजीराव थे पेशवा उसमें, उनके मध्य हुई, बाजीराव के मध्य हुई। इसमें यह तय हुआ कि मराठा राज्य का संवैधानिक प्रधान छत्रपति होगा, संवैधानिक प्रधान छत्रपति होगा, और उसके निवास की व्यवस्था सतारा में कर दिया गया। अब मराठा राजनीति का केंद्र बिंदु पुणे हो गया। अब मराठा राजनीति का केंद्र बिंदु पुणे हो गया। तो जो है संगोला की संधि में मराठा छत्रपति जो थे राजा राम सेकंड और पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। इसमें यह तय हुआ था कि मराठा राज्य का संवैधानिक प्रधान छत्रपति होगा और उसके निवास की व्यवस्था कहाँ की गई, सतारा में कर दी गई। और अब मराठा राजनीति का केंद्र बिंदु कौन सा बन गया, पुणे, क्योंकि यहाँ पेशवा रहते थे। अब उसके बाद आती है घटना 1752 में, 1752। तो 1752 में झलकी की संधि होती है। ये किसके बीच होती है, पेशवा बालाजी बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के मध्य हुई। तो इसमें आधा क्षेत्र जो था निजाम ने पेशवाओं को दे दिया और उसके बदले में मराठी सेना में अब उसमें जो सेना थी उसमें अब गैर मराठों की भी भर्ती होने लगी। तो लिख लेते हैं इसको, झलकी की संधि। झलकी की संधि, झलकी की संधि कब हुई, 1752 में। पेशवा बालाजी बाजीराव, पेशवा बालाजी बाजीराव, पेशवा बालाजी बाजीराव और हैदराबाद के निजाम, और हैदराबाद के निजाम और हैदराबाद के निजाम के मध्य हुई, निजाम के मध्य हुई। तो झलकी की संधि किसके बीच होता है, पेशवा बालाजी बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के मध्य हुई। इसमें जो बरार का आधा क्षेत्र था निजाम ने पेशवाओं को दे दिया। इस संधि में बरार का आधा क्षेत्र निजाम ने पेशवा को दे दिया, पेशवा को दे दिया।
पेशवा को दे दिया, मराठों को दे दिया। और जो सेना थी मराठों की, उसमें अब गैर मराठों की भर्ती होने लगी। सेना में गैर मराठों की भर्ती होने लगी। अब उसके बाद आता है 1752 में ही दूसरी घटना होती है। 1752 में दूसरी घटना होती है, जो अहमद शाह अब्दाली था वो पंजाब पर तीसरा आक्रमण किया, क्योंकि मोइनुल मुल्क नियमित कर नहीं दे रहा था। तो अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर तीसरा आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर तीसरा आक्रमण किया, क्योंकि मोइनुल मुल्क नियमित कर नहीं दे रहा था। क्योंकि मोइनुल मुल्क नियमित कर नहीं दे रहा था। तो जो मोइनुल मुल्क था पंजाब का, वो क्या कर रहा था, अहमद शाह अब्दाली को नियमित कर नहीं भेज रहा था। इसलिए अहमद शाह अब्दाली ने 1752 में तीसरी बार पंजाब पर आक्रमण किया। फिर 1753, तो 1753 में लाहौर के गवर्नर, जो मोइनुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। जो मोइनुल मुल्क था, ये पंजाब और लाहौर का क्या था, गवर्नर था। इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मुग़ल जो वजीर था, मंत्री इमादुल मुल्क ने अदीन बेग खां को पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर दिया। 1753 में लाहौर के गवर्नर मोइनुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। 1753 में लाहौर के गवर्नर मोइनुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। मोइनुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। तो मुग़ल वजीर मंत्री भी लिख देते हैं, मुग़ल वजीर या मंत्री। जो मुग़ल वजीर था उस समय इमादुल मुल्क, कौन था, इमादुल मुल्क ने अदीन बेग खां को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया, या पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर दिया। पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर दिया। पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर दिया। तो 1753 में लाहौर के जो गवर्नर था मोइनुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। तो जो मुग़ल वजीर था उसने क्या किया, इमादुल मुल्क ने अदीन बेग खां को पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर देता है।
अब उसके बाद आता है 1754। 1754, तो जो 1754 में क्या होता है, मुग़ल शासक अहमद शाह की मृत्यु के बाद, सॉरी, एक 1753 में एक और घटना होती है, लिख लेते हैं इसको, 1753। तो 1753 में एक और घटना होती है, दल खालसा का गठन गुरु गोविंद सिंह ने, यानी दल खालसा जो था संगठन में राखी प्रथा की शुरुआत की थी। तो दल खालसा संगठन की नियुक्ति किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गठन किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। लिख लेते हैं 1753 में दल खालसा गठन किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह। तो दल खालसा संगठन की जो है गठन किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसमें क्या हुआ, दल खालसा संगठन में राखी प्रथा की शुरुआत हुई। राखी प्रथा की शुरुआत हुई। अब आता है 1754। तो 1754 में मुग़ल शासक जो थे अहमद शाह की मृत्यु के बाद इमादुल मुल्क की सहायता से अजीजुद्दीन, जो जहादार शाह का पुत्र था, जो जेल में बंद था, आलमगीर सेकंड की उपाधि धारण करके मुग़ल का सम्राट बना। तो लिख लेते हैं, मुग़ल शासक अहमद शाह की मृत्यु के बाद मुग़ल शासक अहमद शाह की मृत्यु के बाद, तो 1754 तक मुग़ल शासक कौन था, अहमद शाह था। अब उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो इमादुल मुल्क जो वजीर था, उसकी सहायता से अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड की उपाधि धारण करके मुग़ल सम्राट बनता है। तो अहमद शाह की मृत्यु के बाद इमादुल मुल्क की सहायता से, इमादुल मुल्क की सहायता, इमादुल मुल्क की सहायता से अजीजुद्दीन जो जहांदार शाह का पुत्र जेल में जो बंद था, जहांदार शाह का पुत्र, यह अजीजुद्दीन किसका पुत्र था, जहांदार शाह का, जो जेल में बंद था, ये पहले जेल में बंद था। तो अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड की उपाधि धारण करके आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण करके मुग़ल सम्राट बना। मुग़ल सम्राट बना। तो 1754 में मुग़ल शासक अहमद शाह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो इमादुल मुल्क की सहायता से अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड की उपाधि धारण करके मुग़ल सम्राट बनता है। अजीजुद्दीन कौन था, जहांदार शाह का पुत्र था, ये पहले क्या जेल में बंद था। अब उसके बाद घटना आती है 1755 की। 1755, तो 1755 में जो मैसूर के प्रधानमंत्री थे नंदराज ने हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त कर दिया। जो मैसूर का प्रधानमंत्री था नंदराज,
उसने हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया और हैदर अली पहले मैसूर में एक साधारण सैनिक था। तो हैदर अली कौन था? पहले मैसूर राज्य में ही एक साधारण सैनिक था। यह जब फौजदार नियुक्त हुआ तो इसने दो कार्य किए। एक, खांडेराव नामक ब्राह्मण को सलाहकार नियुक्त किया, क्योंकि ये क्या था? निरक्षर था, लिखना पढ़ना नहीं जानता था। और फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। और इसके बाद इसने क्या किया? राजधानी मैसूर से श्रीरंगपट्टनम को स्थानांतरित कर दिया। तो लिख लेते हैं, मैसूर के प्रधानमंत्री, मैसूर के प्रधानमंत्री, मैसूर के प्रधानमंत्री नंजराज ने हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया। डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया। अब यहीं से हैदर अली की शुरुआत होती है। तो हैदर अली पहले यानी फौजदार नियुक्त होने से पहले, तो हैदर अली पहले मैसूर में एक साधारण सैनिक था। हैदर अली पहले मैसूर में साधारण सैनिक था। अब इसको क्या बना दिया गया ना? डिंडीगुल का फौजदार बना दिया गया है। यह जब फौजदार नियुक्त हुआ, जब फौजदार नियुक्त हुआ तो इसने दो कार्य किए। दो प्रमुख कार्य किए। पहला क्या था? खांडेराव नामक ब्राह्मण को सलाहकार नियुक्त किया। खांडेराव नामक ब्राह्मण को सलाहकार नियुक्त किया, क्योंकि हैदर अली निरक्षर था। दूसरा इसने क्या किया था? फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। इसके बाद और इसने क्या किया? इसके बाद इसने राजधानी मैसूर से श्रीरंगपट्टनम स्थानांतरित किया। इसके बाद राजधानी
राजधानी मैसूर से श्रीरंगपट्टनम स्थानांतरित किया। तो मैसूर के जो प्रधानमंत्री थे नंजराज ने हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त करते हैं। हैदर अली पहले मैसूर में ही एक साधारण सैनिक था। यह जब फौजदार नियुक्त हुआ तो इसने दो कार्य किए। खांडेराव नामक ब्राह्मण को सलाहकार नियुक्त किया क्योंकि यह निरक्षर था, और फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में ही आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की। इसके बाद राजधानी मैसूर से श्रीरंगपट्टनम स्थानांतरित कर दिया। अब 54 के बाद आता है 1755। सॉरी 54 पढ़ा दिया, 1755। तो 1755 के बाद 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु और उसकी छोटी पुत्री का पुत्र जो था सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। अब ये घटना कहाँ की है? बंगाल की, 1756 में। तो 54 फिर 55 ये मैसूर की घटना थी, अब ये बंगाल की। तो बंगाल में क्या होता है? अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और उसकी छोटी पुत्री का पुत्र जो था सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन जाता है। तो लिख लेते हैं अलीवर्दी खां की मृत्यु, अलीवर्दी खां की मृत्यु और उसकी छोटी पुत्री का पुत्र मृत्यु, और उसकी छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। 1756 में ही अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और उसकी छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। अब एक और घटना होती है 1756 में ही, जो सिराजुद्दौला द्वारा 4 जून को कासिम बाजार पर आक्रमण किया जाता है और उस पर अधिकार कर लिया जाता है। 15 जून को कलकत्ता पर आक्रमण किया जाता है। अंग्रेज़ जो थे किलेबंदी क्यों करता है? क्योंकि अंग्रेज़ किलेबंदी कर रहे थे। सिराजुद्दौला कहने पर ही किलेबंदी नहीं बंद करते हैं लोग। जब सिराजुद्दौला जो है आक्रमण करता है कासिम बाजार पर और उसके बाद कलकत्ता पर, कारण क्या था आक्रमण करने का? अंग्रेज़ किलेबंदी कर रहे थे। सिराजुद्दौला उनको मना करता है लेकिन वो किलेबंदी करना बंद नहीं करते हैं। 5 दिनों के घेरा डालने के बाद 20 जून को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेते हैं। सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लिया और फोर्ट विलियम के गवर्नर ड्रेक ने हालवेल को कलकत्ता का उत्तरदायित्व देकर सौंपकर सेनापति मिंचिन और अधिकारियों के साथ भागकर फुल्टा द्वीप पर शरण ले लेता है। तो इसके बाद ही अलीनगर की जो है संधि होती है। तो लिख लेते हैं 1756 में सिराजुद्दौला द्वारा 4 जून को सिराजुद्दौला द्वारा 4 जून को कासिम बाजार आक्रमण और उस पर अधिकार, कासिम बाजार पर आक्रमण और
उस पर अधिकार। तो सिराजुद्दौला 4 जून को कासिम बाजार पर आक्रमण करता है और उस पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। 15 जून को कोलकाता पर आक्रमण, 15 जून को कोलकाता पर आक्रमण, 15 जून को कोलकाता पर भी आक्रमण करता है। अब उसमें आक्रमण करने का कारण क्या था? क्योंकि कलकत्ता में अंग्रेज किलेबंदी कर रहे थे, क्योंकि कलकत्ता में अंग्रेज किलेबंदी कर रहे थे, अंग्रेज किलेबंदी कर रहे थे। सिराजुद्दौला के कहने पर वो किलेबंदी करना बंद नहीं किया। सिराजुद्दौला के कहने पर भी किलेबंदी नहीं रोकी, किलेबंदी नहीं रोकी। सिराजुद्दौला के मना करने पर भी किलेबंदी नहीं रोकी। 5 दिन के घेरा डालने के बाद 20 जून को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। तो 5 दिन के घेरा डालने, 5 दिन के घेरा डालने के बाद फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया, फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। और फोर्ट विलियम के जो गवर्नर थे ड्रेक ने हालवेल को कलकत्ता का उत्तरदायित्व सौंपकर अधिकार कर लिया। फोर्ट विलियम के जो गवर्नर थे ड्रेक, फोर्ट विलियम के गवर्नर ड्रेक ने हालवेल को उत्तरदायित्व देकर सेनापति मिंचिन और अधिकारियों के साथ सेनापति मिंचिन और अधिकारियों के साथ फुल्टा द्वीप पर शरण ली। ये भागकर कहाँ शरण ली? फुल्टा द्वीप पर शरण ली। तो सिराजुद्दौला द्वारा 4 जून को कासिम बाजार पर आक्रमण किया जाता है, उस पर अधिकार कर लिया जाता है। 15 जून को कलकत्ता पर भी आक्रमण किया जाता है, क्योंकि कलकत्ता में अंग्रेज किलेबंदी कर रहे थे। सिराजुद्दौला के कहने पर भी किलेबंदी नहीं रोकी और 5 दिन का घेरा डालने के बाद फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेता है। फोर्ट विलियम के जो गवर्नर थे ड्रेक ने हालवेल को उत्तरदायित्व दिया और सेनापति मिंचिन और अधिकारियों के साथ फुल्टा द्वीप पर जाके शरण ली। अब इसके आगे की घटनाएं आगे हम अगले उसमें पढ़ाएंगे आपको।